हेलो एवरीवन, जय हिंद। दोस्तों, विनोबा भावे विश्वविद्यालय और विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय दोनों में अभी सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम चल रहा है। ऐसे में इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। बेसिकली इस वीडियो में हमने कोर 13 पेपर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव गेस्ट क्वेश्चंस को डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय का जो नया सिलेबस है उसमें DSC 3 में आधुनिक भारत को रखा गया है, जबकि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसे कोर 13 में रखा गया था। इसे ध्यान में रखें। तो खैर, आपका चाहे जो हो, कोर 13 हो या DSC 3 हो, तो इसे आप कोर 13 के रूप में ही ध्यान में रख के पढ़ें। और विनोद बिहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी का कोर 13 में इस सिलेबस को शामिल किया गया है। तो इसमें अब इसे आप कोर 13 समझें या DSC 3 समझें, दोनों समझ के आप इसको देख सकते हैं। ये इस बार अर्थात कि 2021 के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग ज़रूर देखें, इसे लास्ट तक देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द राधा कृष्ण कमीशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, है ना, कि अर्थात कि राधा कृष्ण कमीशन किस वर्ष गठित किया गया था। तो दोस्तों, राधा कृष्ण कमीशन, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन 1947 ईस्वी में किया गया था, है ना। और इसने जो अपना रिपोर्ट जो है वह 1949 ईस्वी में भारत सरकार को सौंपा था। इसका मेन काम था कि जो आधुनिक भारत में, अर्थात कि भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर की अर्थात उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है उसको जांचना और उसके बारे में रिपोर्ट देना, ताकि आने वाले समय के लिए उसी के दिशा निर्देश पर आगे की रणनीति बनाई जा सके, है ना। तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, अर्थात कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वह 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि सन 1902 ईस्वी में जो है सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। उसी की सिफारिश के आधार पर ही जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था। तो किसके समय में पारित हुआ था अगर ये पूछा जाए तो लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। और कब पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड इन विच ईयर, अर्थात कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इसका मेन मकसद था कि प्राच्य शिक्षा का जो है अध्ययन करना, है ना। तो ये ध्यान में रखें किसके द्वारा की गई थी, तो ये विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान में रखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ वाज रिटन बाय, अर्थात कि आनंद मठ लिखा गया किसके द्वारा, है ना। तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पे ये ध्यान रखें कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए इसी उपन्यास में भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो इसी से लिया गया है। हाँ, किससे लिया गया है? आनंद मठ से। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय, अर्थात कि ब्रह्म समाज स्थापित किया गया किसके द्वारा। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि अगर ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी तो 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा या किसका नारा था। तो दोस्तों, वेदों की ओर लौटो या जो नारा दिया था इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गवर्नर जनरल इन द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी वाज, अर्थात कि सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो इसे आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, अर्थात कि ब्रिटिश संसद ने कब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। तो दोस्तों, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम
जुलाई 1947 में पारित किया गया था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि जब अगर महीने का जो है इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाता है जब ईयर सब में एक हो। यहाँ पे देखें सब में 1947 दिया हुआ है, लेकिन ये पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा ऑप्शन है जुलाई, तीसरा ऑप्शन है अगस्त, चौथा ऑप्शन है सितंबर। ऐसे में जो है ये किस महीने में पारित हुआ था ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, अर्थात कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन था। यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो यह कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, और दूसरा पूछता है कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, है ना। यहाँ पे एक चीज़ जोड़ देते हैं, अगर ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका जवाब हो जाएगा राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका जवाब क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। तो इसे ध्यान में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय, अर्थात भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया किसके द्वारा। तो प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा, तो प्रधानमंत्री एटली के द्वारा, तो प्रधानमंत्री चैम्बरलिन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो पेश किया गया था 1947 में, वो क्लीमेंट एटली के द्वारा पेश किया गया था, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इसका आंसर क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर एटली। इसका पूरा नाम था क्लेमेंट एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वायसराय रिड्यूस द एज फॉर अपेयरिंग इन द ICS एग्जामिनेशन, अर्थात कि ICS परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा किस वायसराय ने कम की थी। तो दोस्तों ICS परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा जो है वह लॉर्ड लिटन ने कम कर दी। पहले भारत में इसकी जो आयु थी वह 21 वर्ष में कोई भी व्यक्ति इस परीक्षा में बैठ सकता था, लेकिन लॉर्ड लिटन ने इसे घटाकर कर दिया 19 वर्ष, है ना, जिससे भारतीय लोगों युवाओं को काफ़ी परेशानी होने लगी, क्योंकि भारत में शिक्षा का विकास उतना नहीं हो पाया था कि वह 19 वर्ष की आयु तक होते होते वो ICS एग्ज़ाम की तैयारी कर सके, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वायसराय इंडेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अर्थात कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। और अगर ये पूछा जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो इसे लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, लेकिन इसे समाप्त किसने किया, लॉर्ड रिपन ने, है ना। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी, और इसकी स्थापना जो है वह 1904 ईस्वी में ही हुई थी, पुरातत्व विभाग की स्थापना, है ना। हालांकि देखा जाए तो कभी कभी ये मतलब जो है लॉर्ड कनिंगम के द्वारा, है ना, ये 1761 ईस्वी में ही पुरातत्व विभाग स्थापित किया गया था, लेकिन उसको जो है विधिवत तरीके से स्थापित करने का श्रेय लॉर्ड कर्जन को ही जाता है 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के बंटवारा के लिए कौन जिम्मेदार था। तो दोस्तों बंगाल के बंटवारा के लिए जो है वह लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था, है ना। ये ध्यान में रखें आप लोग। जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, अगर कभी ये पूछे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था, और उसके लिए लॉर्ड कर्जन ही जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो रिफॉर्म वाज पास्ड इन, अर्थात कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था कब। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ था। इसी अधिनियम में सबसे पहली बार जो है मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। ये ध्यान में रखें आप लोग। अगर कभी ये पूछे कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले की गई थी, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच एक्ट द डायरची सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोविंसेस, अर्थात कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई। तो दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है वह 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। 1919 का जो अधिनियम था उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखें कि इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट प्रोविडेड
ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंसेस, अर्थात कि प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम ने प्रदान की? तो दोस्तों प्रांतों को स्वायत्तता जो है वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी। यहाँ पे एक चीज़ जैसा कि हमने ऊपर बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, उसी द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया प्रांतों से, और प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया द्वैध शासन की प्रणाली से। तो इसीलिए यहाँ पे ये इसका जवाब क्या होगा? 1935। तो दोनों तरह का सवाल को आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया, अर्थात कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950, अर्थात कि 1950 में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 1950 में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, है ना। तो इसे जरूर ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू फोर्स, अर्थात कि भारत का संविधान लागू हुआ कब? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसी दिन से भारत जो है एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को जो है स्थापित हुआ था, इसे आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, यहाँ पे रेड किया हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है 5 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। जैसे कि ऊपर हमने पहले ही चर्चा की है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उसी के समय ये अधिनियम जो विधेयक जो है पारित किया गया था, है ना, 5 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के अधिनियम के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखें इसमें कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है मुसलमानों का पृथक निर्वाचन। दूसरा है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तीसरा है पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। और डी है सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे जैसा हमने पहले भी बताया है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई थी वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो इस तरीके से ऑप्शन जो बी है वह 1919 के अधिनियम में शामिल नहीं था, इसलिए इस अधिनियम के अकॉर्डिंग आंसर बी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका भी जवाब हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल या अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है वह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है? तो ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में ही यह घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में 1937 में बनी मिलीजुली सरकार में शामिल था? तो यहाँ कुछ पार्टियों के नाम दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि 1937 में बंगाल में जो मिलीजुली सरकार बनी उसमें कौन कौन सी पार्टी शामिल थी? तो दोस्तों 1937 में बंगाल में जो सरकार बनी थी उसमें कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग दोनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया किस रूप में, क्यों मनाया, मतलब किस उपलक्ष्य में मनाया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर जो है 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था, है ना। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था सामूहिक रूप से, और इसी के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का निर्माण करने वाली समिति में कौन नहीं था? तो नेहरू रिपोर्ट का जो निर्माण करने वाली जो समिति थी उसमें मोहम्मद अली जिन्ना शामिल नहीं थे, है ना, ये चीज़ ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कब? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है 1937 में जो है ये त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1944 में राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला प्रस्तुत किया। वो किस लिए उन्होंने फार्मूला दिया था? जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली राजगोपालाचारी ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को हल करने हेतु जो सुझाव प्रस्तुत किया था उसे ही राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है 22 मार्च 1942 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा था, अर्थात भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था कब? तो शिमला सम्मेलन का आयोजन जो है 22 जून 1945 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसकी भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि 1947 ईस्वी के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो क्लेमेंट रिचर्ड एटली थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वह प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की मूल प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पे ध्यान रखें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, ना, जिसमें अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, दोनों ये शब्द दोनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने पारित किया था? तो इसकी भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, जबकि लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग 1-2 बार रिपीट कर लें, देख लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे क्वेश्चन से ही आपके 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो श्योर पूछे जाएंगे। इसलिए अगर 10 क्वेश्चंस का पूरा मार्क्स आप लोगों को लेना है तो उसे 1 बार नहीं 2 बार या 3-4 बार आप लोग देख जाएं, ताकि आप लोगों के दिमाग में इसका आंसर बैठ जाए। और चलिए आप लोगों के नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।